स्टार्ट करते हैं। लिखिए, सेल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। लिखिए, हेडिंग दो बेटा। सेल्स आर, हमने कल शेप देख लिया था, है ना, सेल्स का टाइप ऑफ सेल्स भी देखे थे। नेक्स्ट हेडिंग दो, सेल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप। ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप। कौन कौन सा बेटा? एक तो प्रो कैरियोट और दूसरा यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। और यूकैरियोट में बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? न्यूक्लियर इनवेलप, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है बेटा प्रोकैरियोट में ना। तो यहां पे हम लिखेंगे न्यूक्लियर इनवेलप, दिख रहा है? हाँ, एब्सेंट। ठीक है, प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में क्या लिखेंगे बेटा? न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट। लिख लिया यहां तक? लिख लिया? पहले से पढ़ चुके हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा। बैक्टीरिया के केस में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल स्टडी कर लिए हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल की। यहां पे पहले हम डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया बच्चों? यहां तक हो गया? बोल दो, यहां तक लिख लिया आपने? ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब एक टेबल बनाओ। बहुत बड़ा नहीं बनाना है। और लिखिए इधर प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर यूकैरियोटिक। यू मीन्स टू, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, है ना। आवाज आ रही है बेटा? सुन के लिख लो, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ हो रहा है बेटा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लिखना है। तो प्रोकैरियोट में लिखो बेटा पहला डिफरेंस, क्या लिखें? गुड आफ्टरनून बेटा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, है ना। लिखते चलो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles are absent. Membrane bound cell organelles are absent in case of prokaryotic cells. और जैसे कि क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा, जितने भी है बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसमें हम लिख दें प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियोलस, नंबर देते जाना चाहो तो, न्यूक्लियोलस एब्सेंट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोलस
प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। एक और डिफरेंस बेटा, मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल बताया था, जब बैक्टीरिया हमने पढ़ाया था तो बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के बीच में बेटा होता है कोलेस्टेरॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोलेस्टेरॉल होता है वो एब्सेंट होता है, उसके जगह पे होपायनॉइड होता है ना। होपायनॉइड, होपायनॉइड ये स्टेरॉल या फैट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, होपायनॉइड एक्चुअल में ये स्टेरॉयड होता है बेटा, या फैट लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है ना। होपायनॉइड प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, होपायनॉइड प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, होपा किसके लिए बेटा, स्टेबलाइज करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना, विच हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ, विच हेल्प इन stabilization of membrane या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इसमें यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल स्टेबलाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोलेस्टेरॉल स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख लिया, मतलब सीधा है कि बेटा प्रोकैरियोट में होपैनॉइड पाया जाता है जो फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी फैटी होता है, और यूकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्लियर, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट डिफरेंस यहां तक लिख लिया, नेक्स्ट डिफरेंस लिखो, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट शो साइक्लोसिस, मतलब मूवमेंट नहीं होती उसमें, साइक्लोसिस मूवमेंट नहीं होती। पहले तो साइक्लोसिस समझ लो क्या होता है। ये एक सेल है बेटा, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म जो है बेटा ये ऐसे एक डायरेक्शन में मूव करता है, इधर से मूव किया, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, ऐसे मूवमेंट जो होती रहती है साइटोप्लाज्म की। तो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, movement of cytoplasm around the nucleus is called साइक्लोसिस। क्लियर हो गया। तो साइक्लोसिस जो है बेटा वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। तो नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे हम यहाँ पे, नंबर देते चलो आप लोग, जो भी नंबर लिख लो। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक cell do not show cyclosis, cyclosis, do not show cyclosis, do not show cyclosis, ठीक है, लिख लिया। और इसमें लिखेंगे साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म शोज साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म शो साइक्लोसिस। लिख लिया, यहां तक हो गया।
नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोट में लिखेंगे डीएनए कैसा होता है, नेकेड होता है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, डीएनए के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, पढ़ चुके हम लोग पहले। लिखिए डीएनए इज नेकेड एंड सर्कुलर, डीएनए is naked and circular, डीएनए इज नेकेड एंड सर्कुलर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसमें डीएनए इज लीनियर, लीनियर, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोइड बोलेंगे, हाँ नहीं। और कैसा होता है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में होता है बेटा, वो सर्कुलर होता है, मतलब समझ में आया नहीं? देखो ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है बेटा, एक तो नेकेड नहीं होगा, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर ये यहाँ पे डीएनए है, ये लीनियर डीएनए है, बाकी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, लेकिन ये डीएनए जो होता है बेटा ये सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में पाए जाने वाला डीएनए तो लीनियर होता है बेटा, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, जो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाएगा, प्लाज्मिड नहीं बेटा, हर्ष, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नहीं है, समझ रहे हो? यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला डीएनए जो है सर्कुलर होगा, उसको हम प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे। एक्स्ट्रा, और इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियस से बाहर है, बोल सकते हैं न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है ना? तो इसमें लिखेंगे डीएनए इज लीनियर, कॉमा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है बेटा, इज सर्कुलर, सर्कुलर, इन ब्रैकेट हम लिख देंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा पॉलीएमाइन्स हेल्प करते हैं डीएनए की पैकेजिंग में, हमने बताया था वहां पे, है ना, पॉलीएमाइन्स हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग, और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस यहां पे लिखेंगे पॉलीएमाइन्स हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए के कॉइलिंग में, ठीक, हेल्प करता है। और यहां पे हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग, ठीक है, हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। एक चीज और है, मियोसिस जो है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, ठीक, तो मियोसिस एब्सेंट, मियोसिस एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो नेक्स्ट डिफरेंस नंबर देते रहना आप लोग, मियोसिस एब्सेंट, और इसमें क्या होती है बेटा, मियोसिस प्रेजेंट, इसमें होती है। नेक्स्ट डिफरेंस,
स्पिंडल apparatus is not formed during cell division in case of prokaryotic cell बेटा। स्पिंडल apparatus क्या होता है आप अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, है ना। स्पिंडल जो क्रोमोसोम को के डिवीजन में हेल्प करता है, न्यूक्लियस के डिवीजन में हेल्प करता है ना। स्पिंडल apparatus, नेक्स्ट डिफरेंस इज spindle apparatus is not formed during cell division, during cell division, ठीक। स्पिंडल apparatus नहीं बनता, और इसमें क्या लिख देंगे, फॉर्म्ड, इसमें बनता है बेटे, ठीक है, इसमें बनता है। नेक्स्ट डिफरेंस, न्यूक्लियोइड इज इक्विवेलेंट टू, प्रोकैरियोट में लिखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाँ प्रोकैरियोट में लिखो, न्यूक्लियोइड इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम और प्रोक्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम और प्रोक्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम और प्रोक्रोमोसोम। और न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। यूकैरियोट में लिखो, न्यूक्लियस कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम, लिख लिया। नेक्स्ट डिफरेंस लिखो, प्रोकैरियोट में लिखो बेटा, प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स राइबोसोम्स कौन से पाए जाते हैं, 70S टाइप, 70S टाइप, और इसमें 80S टाइप एंड 70S टाइप बोथ। लेकिन 70S टाइप राइबोसोम्स कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बेटा। 70S माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल में बेटा दोनों टाइप के राइबोसोम्स हैं, 70S और 80S दोनों, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट और ठीक है बेटा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट फिनिश डिफरेंस, और ऐसे बहुत भी बात उतारे हैं, इतना जितना जरूरी है आपके लिए अभी उतना मैंने बता दिया। नेक्स्ट डिफरेंस प्लांट एंड एनिमल सेल का हम पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो हेडिंग दो, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट डिफरेंस प्लांट एंड एनिमल सेल। तो पहले लिखिए प्लांट सेल, दूसरे में लिखो एनिमल सेल, ठीक है। पहला डिफरेंस, सेल वॉल प्रेजेंट और इसमें सेल वॉल एब्सेंट, ठीक। और प्लास्टिड्स होते हैं बेटा, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सारे प्लास्टिड्स में आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट डिफरेंस, इट कैन नॉट
चेंज इट्स शेप। शेप प्लांट सेल का शेप चेंज नहीं होता, जो मिल गया जो बन गया वो बन गया। एनिमल सेल का शेप चेंज हो सकता है ना, करते रहते हैं ये। तो प्लांट सेल में लिखेंगे बेटा इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप। शेप चेंज नहीं होता, नहीं कर सकता ये। इसमें क्या लिखेंगे, एन एनिमल सेल and an animal cell can often change its shape. An animal cell can often change its shape. मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखो। चलो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखो। प्लांट सेल में लिखिए, नेक्स्ट डिफरेंस प्लांट सेल में, इट द सेल, प्लांट सेल में लिखना है द सेल कैन नॉट बी टेक पार्ट इन फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस आप लोग जानते हो। प्लांट सेल में लिखना है बेटा द सेल कैन नॉट बी टेक पार्ट इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो इनगल्फ कर लेता है, मैंने प्रोसेस भी आपको बता रखा है पहले ही। एनिमल सेल में लिखना है इट कैन ingest, ingest, it can ingest materials through phagocytosis, कॉकरोच क्यों, कॉकरोच की बात क्यों कर रहे हो आप? इंजेस्ट मतलब खाना खाने को इंजेस्ट बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, उसी से बना है। सेल के अंदर कोई अगर चीज इंटर करती है बेटा थ्रू इंडोसाइटोसिस तो उसको बोलेंगे इंजेशन। इंजेस्ट मटेरियल्स थ्रू फैगोसाइटोसिस के थ्रू सेल खा जाती है, ऐसा समझो आप, ठीक है। इनगल्फ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्लांट सेल में, अ मैच्योर सेल हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये प्लांट और एनिमल सेल में। अ मैच्योर सेल हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, large central vacuole, large central vacuole। एनिमल सेल में लिखेंगे an animal cell may have many small vacuoles, an animal cell may have many small vacuoles। नहीं बेटा कोई नहीं है। An animal cells may have many small vacuoles, लिख लिया। अब प्लांट सेल में लिखो न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन पोजीशन ड्यू टू सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में लिखना है बेटा, मैं इसको बना के बताता हूं आपको। ये देखो, एक ये मान लो प्लांट सेल है, तो इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल है, ये क्या है, वैक्यूल है, समझ रहे हो। तो न्यूक्लियस कहां पे आ जाएगा इसका, न्यूक्लियस फिर साइड में आ जाएगा ना, यहां पे ये न्यूक्लियस है देखो, तो न्यूक्लियस साइड में आ गया ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सर ये पॉइंट रिपीट कर दो, ठीक है रिपीट करता हूं, देखो लिखो प्लांट सेल में लिखो, प्लांट सेल में लिखो न्यूक्लियस मैच्योर सेल हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यहां तक लिख लिया। A mature cell has a large central vacuole। एनिमल सेल में लिख लो an animal cell may have small vacuoles, ठीक है। बेटा निशांत तूने लिखा मैच्योर सेल नहीं लिखा, इतनी देर में तो तू मैच्योर लिख चुका होता। लिख ले, लिख ले बेटा जल्दी कर।
प्लांट सेल में लिखो न्यूक्लियस इज पेरीफेरल इन पोजीशन, मतलब पेरीफेरल का मतलब कि साइड में है बेटा न्यूक्लियस, देख लो न्यूक्लियस प्लांट सेल में लिखना है न्यूक्लियस इज पेरीफेरल इन पोजीशन, किनारे की तरफ, पेरीफेरी पेरीफेरल इन पोजीशन ड्यू टू सेंट्रल वैक्यूल, ड्यू टू सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल में हो गया। अब एनिमल सेल में लिखो न्यूक्लियस यूजुअली लाइज, LIES, लाइज इन द सेंटर, मतलब कि एनिमल सेल में सेंटर में होता है, न्यूक्लियस यूजुअली लाइज इन द सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट, सेंट्रोसोम क्या होता है हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सेंट्रोसोम एब्सेंट, सेंट्रोसोम एब्सेंट। और प्लांट्स में, प्लांट एनिमल सेल में लिख लो प्रेजेंट, एनिमल सेल में लिखो प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्लांट सेल में लिखो प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू सेल वॉल, ये भी जान लो, मतलब इतना वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर ले कि वो बर्स्ट हो जाए, कर तो लेगी लेकिन सेल वॉल है वो उसको पकड़ के रखता है बेटा चारों तरफ से, है ना। इसको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। प्लांट सेल, नेक्स्ट पॉइंट प्लांट सेल में लिखो प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट, प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू, वंदना स्टॉप्ड सर, क्या मतलब, क्या मतलब वंदना बेटा बोलना, क्या कर रहे हो, चलो लिखो प्लांट सेल में लिखो। मैं कुछ नहीं सर, अच्छा बेटा देखो आपने 9th में पढ़ा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपने ये भी पढ़ा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को अगर प्लेस्ड कर दें तो वो वाटर एब्जॉर्ब करके बर्स्ट हो जाती है। अब ये क्यों और कैसे का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है सर, सृष्टि गुप्ता बेटा देख, ये सारा जो है ना हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम ठीक है ना, ये जो है हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। अभी आप लिख लो बस, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, हाँ होता है, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है बेटे, ठीक है। और ये सारा कुछ हम बाद में अभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बताएंगे, या इसी चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब बता देंगे हम। अभी डिफरेंस लिख लो आप, ठीक है ना। अभी याद कर लो कि अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर मान लो हम प्लेस करते हैं सेल को तो वाटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो लिखिए प्लांट सेल में क्या लिखा आपने, प्लांट सेल्स डू नॉट बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर बेटा थिक सेल वॉल होती है तो उसको बर्स्ट होने से बचा लेती है, लेकिन एनिमल सेल के बाहर कोई सेल वॉल तो होती नहीं, इसलिए वो वाटर इतना एब्जॉर्ब कर सकता है कि वो बर्स्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है ना। तो एनिमल सेल में लिखिए एनिमल सेल यूजुअली बर्स्ट if placed in hypotonic solution, hypotonic solution, animal cell usually burst, burst, burst if placed in hypotonic solution। लिख लिया, यहां तक हो गया, ओके है। अब लिखो प्लांट सेल में देयर इज वन स्ट्रक्चर which is not bounded by any membrane, that is ribosomes, मतलब कि प्लांट सेल में बेटा एक ही स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक ही होता है वैसे तो, जो
किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, राइबोसोम्स, है ना। देयर इज, प्लांट सेल में लिखना है आपको, देयर इज वन स्ट्रक्चर which is not bounded by any membrane, any membrane, that is राइबोसोम्स। मतलब राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो एक ही, मतलब केवल राइबोसोम उसमें होता है बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन प्लांट सेल में, एनिमल सेल में बेटा क्या होता है, लिखो, देयर इज टू स्ट्रक्चर्स which is not bounded by any membrane, there is a two structure, एनिमल सेल में लिखना है आपको, there is a two structures which is not bounded by any membrane, that is ribosomes, and दूसरा आपको बताना है, that is ribosomes and, कोई बताएगा बेटा, सेंट्रोसोम। अरे वाह रे बेटा, वंदना वाह। that is ribosomes and centrosome, CENTROSOMES, सेंट्रोसोम, पारस बहुत बढ़िया। राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब लिखो बेटा, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में लिखो, अच्छा प्लांट सेल, मैं अभी इसके पहले थोड़ा सा गलत बोल गया था यार, अभी ध्यान से उतर गया था मेरे के, पढ़ क्या रहा है, प्लांट सेल या एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में तो केवल यही होता है, राइबोसोम ही ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी जितने भी होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। और सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता प्लांट सेल में, इसलिए एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, 10th होगा या 11th होगा या 9th होगा, जो भी हो। प्लांट सेल में लिखिए, स्पिंडल apparatus formed during, spindle apparatus formed during nuclear division is ancestral, is ancestral। ठीक है, ancestral, अगेन प्लीज सर लिखो, स्पिंडल apparatus formed, प्लांट सेल में स्पिंडल apparatus formed during nuclear division is ancestral, ANASTRAL, ancestral। ठीक है, और एस्ट्रल क्या होता है, एस्ट्रल है ना, एस्ट्रल रेज क्या होते हैं, वो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। स्पिंडल प्लांट सेल में लिखो, स्पिंडल apparatus formed during न्यूक्लियर डिवीजन इज ancestral, मतलब कि स्पिंडल फाइबर्स में बेटा एस्ट्रल रेज नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल सेल में बेटा सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल फाइबर में एस्टर्स होते हैं। अभी एस्टर हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें लिखो, एनिमल सेल में लिखो, स्पिंडल इज एम्फीएस्ट्रल, एस्ट्रल। ठीक है, स्पिंडल इज एम्फीएस्ट्रल। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? किसी कोई प्रॉब्लम है यहां तक? इसमें यहां तक जो मैंने बोला, किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? नेक्स्ट डिफरेंस, नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस लिखो, प्लांट में लिखो, गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ, गोल्जी प्लांट सेल में लिखना है बेटा, गोल्जी GOLGI, गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ Golgi apparatus consists of
a number of distinct or unconnected units. Golgi apparatus consist of a number of distinct or unconnected units called डिक्टायोसोम्स मतलब गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में डिक्टायोसोम्स बोलते हैं, ऐसा समझ लो। कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। प्लांट सेल में लिखे, एनिमल सेल में लिखेंगे बेटा, गोल्जी एपरेटस इज वेल कनेक्टेड सिंगल कॉम्प्लेक्स। गोल्जी एपरेटस एनिमल सेल में, गोल्जी एपरेटस इज वेल कनेक्टेड सिंगल कॉम्प्लेक्स। हो गया। प्लांट सेल में लिखेंगे बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट, यहां पे लिखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट। ये क्या होता है? ये दो सेल्स के बीच में कनेक्शन होता है। इसका स्ट्रक्चर हम अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, उसके जगह पे सेल जंक्शंस होते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? अ नंबर ऑफ सेल जंक्शंस प्रेजेंट, नंबर ऑफ सेल जंक्शंस प्रेजेंट, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे बेटा, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट के थ्रू साइटोकाइनेसिस होती है। और एनिमल सेल में सेल फरो बनता है और बाई क्लीवेज होता है। इसको भी हम अच्छी तरह से सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस लिख लेंगे। तो नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस occur by cell plate, साइटोकाइनेसिस occur by cell plate, और इसमें बाय क्लीवेज, अब ये क्या होता है हम सेल डिवीजन में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व फूड, स्टार्च या फैट हो सकता है प्लांट सेल में, रिजर्व फूड स्टार्च होता है या फैट हो सकता है बेटा। जबकि प्लांट सेल में क्या हो सकता है, सॉरी एनिमल सेल में क्या, ग्लाइकोजन, बहुत बढ़िया। इसमें हो सकता है बेटा रिजर्व फूड मटेरियल, ग्लाइकोजन और फैट। मेनली क्या होता है? ग्लाइकोजन, स्टोरेज फूड, ठीक है। यहां तक डिफरेंस तो फिनिश हो गया बेटा। हर्ष, आज कितने लोग बैठे हैं बताना जरा। पारस, कितने बच्चे अभी आ गए? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों टाइम से आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करो, मैं लेट नहीं होता हूं, समझ गए? तो हाँ, छूट जाया करेगा। क्लास ज्वाइन कर लिया कर। चलो बेटा, अब प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है, मीजोकैरियोटिक सेल भी होता है। हमने बताया था आपको मीजोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा, बस एक ही डिफरेंस है कि मीजोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और डीएनए तो होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, केवल उसको मीजोकैरियोटिक सेल हम बोलते हैं। और ये डायनोफ्लैजेलेट्स में पाया जाता है, ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट्स में ये पाया जाता है बेटा। एक चीज और है बेटा कि लाइसोसोम्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है या किसी एक में पाया जाता है, बताओ। दोनों में ही पाया जाता है। एनिमल सेल्स में मोस्ट अबंडेंट होता है, बहुत ज्यादा। हाँ, लाइसोसोम्स एनिमल सेल में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है।
अब लाइसोसोम बेटा, लाइसोसोम्स मैक्सिमम बहुत मोस्ट अबंडेंट एनिमल सेल में होता है, चाहो तो लिख लेना, प्लांट सेल में बहुत कम होता है, लेकिन दोनों में वैसे पाया जाता है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4, इसकी बात तो हम लोग कल कर लिए थे, थोड़ा सा और एक बार लिख लेते हैं, 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन सा, कौन कौन सा? रॉड शेप्ड, क्या लिख रहा है, हैंड बिकम, ये देखो बेटा ऐसे हो गया, तो ये हो गया रॉड शेप्ड, तो ये हो गया बैसिलस, ठीक है, बैसिलस। रॉड लाइक, ये रॉड लाइक है, और ऐसे स्फेरिकल टाइप को क्या बोलते हैं बेटा? कोकस, लिख लो, चारों बना लो आप लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड, ऐसा, ये है विब्रियो, विब्रियो कॉमा शेप्ड, हाँ बिल्कुल, स्पाइरल माइनस, और स्पाइरिलम स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरिलम, स्पाइरल, 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब हेडिंग दो बेटा, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, मिटा देता हूं, बना लिया आप लोगों ने, हेडिंग दो बच्चों, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो का क्या मतलब है? हम कहते हैं बेटा कि जो सेल छोटी होती है उसका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है ना, और ऐसा इसलिए हो पाता है बेटा क्योंकि न्यूक्लियर, पहली बात कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, रशो होता है सर, रशो होता है, अच्छा पता नहीं था, पहले पढ़ ले भाई चुपचाप थोड़ा, ठीक है। हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस का रेशियो क्या है बताओ जरा सा, ये देखना ध्यान से इधर, ये एक सेल है बेटा, और ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये एक सेल है, इसका है न्यूक्लियस ये, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, इसको क्या, न्यूक्लियस के सेल को, फ्लूइड को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। अब इस सेल ए है और ये सेल बी है, तो रेशियो जो है ज्यादा डिफरेंस किस में है, ए में है कि बी में है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो बेटा बी में ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, दिख रहा है कि बी में ज्यादा है, तो बी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो जिसका ज्यादा होता है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो जिसका ज्यादा होता है बेटा, उसका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, और सेल जितनी ही छोटी होती है बेटा, उसका, सेल जितनी छोटी होती है बेटा, हायर मतलब स्मॉलर सेल्स होंगी जहां यूजुअली, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें सरफेस वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा होता है। और इसका हम एक एग्जांपल से दे सकते हैं आपको,
समझा सकते हैं कि मान लो बेटा कि ये एक क्यूब है, ध्यान देना, बड़ा सा क्यूब हम बना रहे हैं। ठीक है, क्यूब है, ये दिख रहा है ना, एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर इसका हम काट लेते हैं, छोटा सा क्यूब काट लेते हैं बेटा। देखो, ये देखो, मैंने क्या किया, यहां से काट लिया ऐसे, एक छोटा सा क्यूब काट लिया ऐसे, ठीक है। और एक और क्यूब इसमें से हम काट लें, इस तरह। इस बड़े क्यूब के अंदर दो छोटे क्यूब हैं, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं बेटा इस छोटे वाले क्यूब से। सरफेस एरिया मान लो इसका 1 सेंटीमीटर है, इसका ये सरफेस एरिया है मान लो, या मिलीमीटर मान लो या सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है। और इस बड़े वाले का 2 सेंटीमीटर है एक साइड, ठीक है। और इस बड़े वाले का 3 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। और इस बड़े वाले क्यूब में दो छोटे क्यूब अंदर हैं इसके, ठीक है। तो इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका बड़े वाले का नाम रखते हैं सी, ठीक है। ए का देखो, ए की बात कर रहे हैं अब हम, अभी हम सरफेस एरिया इज इक्वल टू, बोलते जाओ फटाफट, कितना होगा सरफेस एरिया, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा कि नहीं, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। सरफेस एरिया 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बिल्कुल, हाँ, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा बेटा इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया, सरफेस और वॉल्यूम में रेशियो क्या आ गया, कितना आ गया, 6:1 आया कि नहीं, 6:1 आया, ठीक। अब दूसरे का देखते हैं बेटा, दूसरे को हम रेड से लिखे हैं ना, ये बी है, बी का देखते हैं। सरफेस कितना है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका बेटा, कितना हो जाएगा बताओ, 1, हाँ कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, हाँ कितना हो जाएगा, 3:1, हाँ 3:8 कैसे हो गया, 3:1 कैसे होगा बेटे, 24:8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3:1, ये आया, यहां पे 6:1 था, ठीक है। अब बड़े वाले का निकाला जाए, ये जो बड़े वाला है ए बी सी वाला, इसका सरफेस निकालो, सरफेस इज इक्वल टू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी क्या कर दिया,
सरफेस एरिया ठीक तो था यार, 3 तो है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्यूबिक सेंटीमीटर होगा ना, 8 27। और बेटा वॉल्यूम कितना होगा इसका, मैंने गलत किया है यार, यहाँ 27 नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा ना। हाँ, इतने के 6, 3 3 के 9 छके 54, यहाँ पे 54 होगा बेटा, कोई बोल भी नहीं रहा सेंटीमीटर। हाँ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा इसका, बोलो फटाफट, वॉल्यूम कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27 20। हाँ वॉल्यूम 3 इज इक्वल टू 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। रेशियो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 54 रेस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:1। ये देखो सेल की अब यही देखो, साइज जितनी बढ़ती जा रही है, ये इसको सेल मान लो आप, साइज जितनी बढ़ती चली जाएगी बेटा, रेशियो घटता चला जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। साइज जितनी बड़ी होगी बेटा, उसके वॉल्यूम और सरफेस का जो रेशियो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आया। तो जिसका रेशियो कम होगा बेटा, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होगा, वो सेल बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होगी। समझ में आया बात। तो यहां पे हम क्या लिखें बेटा, स्मॉलर सेल हाँ लिखो, स्मॉलर सेल्स हैव हाई, यूजुअली है ना, यूजुअली हाई मेटाबॉलिक रेट, अंडरलाइन करना, हाई मेटाबॉलिक रेट ड्यू टू दो रीजन है इसके दो रीजन है बेटा। कौन कौन सा, हाइयर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, क्योंकि सेल जितना ही छोटा होगा उसका रेशियो बढ़ेगा बेटा, किसका, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो हाइयर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। दूसरा कारण क्या है बेटा, दूसरा कारण क्या है, हाइयर सरफेस वॉल्यूम रेशियो, हाइयर सरफेस वॉल्यूम रेशियो, हाइयर सरफेस वॉल्यूम रेशियो, मतलब सेल जितनी ही छोटी होगी बेटा, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम में रेशियो उतना ही ज्यादा होगा, जितनी छोटी होगी। देख रहे हो आप, बड़ा होता गया तो रेशियो कम होता गया, छोटा होता गया तो रेशियो बढ़ता गया। हाई मेटाबॉलिक रेट के दो ही रीजन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे जो आप लिखे हैं ना, इसके आगे लिखो ब्रैकेट में, साइज ऑफ सेल और वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, इसको कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। तो लिखिए फटाफट लिखो, अभी 5 मिनट है, इसको खत्म कर दें। आगे लिखो, साइज ऑफ सेल और वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, साइज ऑफ सेल और वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन पहला नंबर देके लिखते चलो, नंबर 1 न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक
साइटोप्लाज्मिक और ओवर और केर्न प्लाज्म, केर्न प्लाज्म, केर्न मतलब कि कैरी मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म और ओवर और केर्न प्लाज्म रेशियो which determine the range of control of metabolic activity, range of control of metabolic activity by nucleus, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखो सेकेंड, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस सेल की कितनी है उसके अकॉर्डिंग बेटा उस सेल की साइज जो है होती है, डिपेंड करती है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। थर्ड लिखो एबिलिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, थर्ड पॉइंट लिखो एबिलिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ability of waste products to pass to the outside, ability of waste products to pass to the outside, कितना निकालना है, इसके बेसिस पे भी बेटा सेल की साइज डिपेंड करती है, वॉल्यूम डिपेंड करता है। सर 2 रिपीट कर दो, सेकेंड रिपीट कर दूं, सेकेंड है बेटा रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, थर्ड है एक्टिविटी ऑफ वेस्ट products to pass to the outside। टाइम मत बताओ निशांत, तुम चले जाओ क्लास छोड़ के बेटा, मुझे याद है। फोर्थ लिखो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, फोर्थ लिखो बेटा रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम ऑफ द सेल, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम ऑफ द सेल। लिख लिया, सबने लिख लिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, अब एक लाइन मेरी बात ध्यान से सब लोग सुनेंगे। ओवरऑल बेटा वॉल्यूम सरफेस रेशियो में हमें बस इतना याद रखना है, और ये बहुत जरूरी है कि सेल जितना छोटा होता है यूजुअली उसका मेटाबॉलिक रेट बेटा उतना ही ज्यादा होता है। इसके दो रीजन होते हैं, पहला रीजन कि उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होता है छोटे का, और दूसरा है बेटा हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ठीक है ना, हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो।